मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दोस्तों, जब आप ऐसे टर्म सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। साथियों, कुछ इसी स्पिरिट के साथ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दैट इज नीति आयोग से रिप्लेस किया गया। नमस्कार साथियों, स्टडी आईक्यू जुडिशरी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और आज के पॉडकास्ट में हम नीति आयोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथियों, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को एक नए इंस्टीट्यूशन से रिप्लेस किया गया जिसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में सेटअप किया गया एंड नीति आयोग का एम्फेसिस मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट पर है। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच को इंश्योर करते हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को स्ट्रेंथन करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीति आयोग के 2 हब्स होते हैं। पहला हब होता है टीम इंडिया हब। ये हब सेंटर एंड स्टेट्स के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये हब नीति आयोग के थिंक टैंक के तौर पर फंक्शन करता है। आइए दोस्तों, अब हम नीति आयोग के कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद नीति आयोग के अंदर एक गवर्निंग काउंसिल होती है और गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स इंडियन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स एंड यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। नीति आयोग के अंदर एक रीजनल काउंसिल होती है जो स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज को डील करती है और रीजनल काउंसिल के अंदर चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, रीजनल काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है या फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए गए नॉमिनी के द्वारा रीजनल काउंसिल को हेड किया जाता है। दोस्तों, नीति आयोग के अंदर 2 मेंबर्स एडहॉक मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं और ये मेंबर्स लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड होते हैं। नीति आयोग की एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप की बात करें तो यूनियन काउंसिल से मैक्सिमम 4 मेंबर्स एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं और इन मेंबर्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों, सीईओ ऑफ नीति आयोग की रैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी की रैंक के बराबर होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का टेन्योर फिक्स होता है। आपको बता दें कि नीति आयोग के अंदर कुछ स्पेशल इनवाइटीज भी होते हैं जो स्पेसिफिक फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं और इन्हें प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। साथियों, अब हम नीति आयोग को सेटअप करने के ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जाए थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म्स, जहां पर स्टेट्स का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन हो एंड कंसिस्टेंटली सेंटर एंड स्टेट के बीच हेल्दी रिलेशंस को मेंटेन किया जा सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि नीति आयोग के माध्यम से कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स को फॉर्मुलेट किया जाए जो विलेज लेवल पर डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन करे। नीति आयोग को सेटअप करने का ये ऑब्जेक्टिव भी था कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सभी इंटरेस्ट जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी इंटरेस्ट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इंक्लूड किया जा सके। साथियों, नीति आयोग को सेटअप करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि सोसाइटी के ऐसे सेक्शंस को स्पेशल अटेंशन मिल सके जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस से दूर हैं और उन सेक्शंस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क में है। नीति आयोग को इसलिए भी सेटअप किया गया ताकि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर पार्टनरशिप्स को एनकरेज किया जा सके ताकि हमारी कंट्री में मनी फ्लो बढ़ सके। नीति आयोग को इसलिए भी सेटअप किया गया ताकि एक नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जा सके जो नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के बीच कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश करते हुए इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और स्ट्रेंथन करेगा। डियर लिसनर्स, नीति आयोग को इसलिए भी सेटअप किया गया ताकि इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके। नीति आयोग को सेटअप करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर मेंटेन किया जा सके जो गुड गवर्नेंस के लिए रिसर्च को इनिशिएट करेगा एंड हमारी कंट्री के सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस सजेस्ट करेगा। साथियों, हमने नीति आयोग को सेटअप करने के ऑब्जेक्टिव्स तो समझ लिए, अब हम नीति आयोग को सेटअप करने का सिग्निफिकेंस समझेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 65 इयर्स पुरानी कमीशन थी जो प्रेजेंट सिचुएशन में एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। इसका मतलब हमारी कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में प्लानिंग कमीशन अब रेलेवेंट नहीं थी।
मोर ओवर हमें यह समझना चाहिए कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है एंड इंडिया के सभी स्टेट्स इकोनॉमिक फ्रंट पर डिफरेंट फेजेस में हैं। कुछ स्टेट्स इकोनॉमिकली वेल पोजिशन्ड हैं एंड कुछ स्टेट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। हमारी कंट्री के लिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काफी जरूरी होता है ताकि सभी स्टेट्स के बीच जो इम्बैलेंस है उसे रिमूव किया जा सके। दोस्तों, नीति आयोग से रिलेटेड हमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि अगर स्टेट्स को डिस्क्रिशनरी फंड्स ग्रांट करने हो तो नीति आयोग के पास इस रिस्पेक्ट में कोई भी पावर नहीं होती है। इसका मतलब नीति आयोग किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशनल इंटरवेंशन को बढ़ावा दे ही नहीं सकता। अगला चैलेंज ये है कि नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है जो गवर्नमेंट को सिर्फ एडवाइस कर सकती है और गवर्नमेंट नीति आयोग के रिकमेंडेशंस को मानने के लिए बाध्य नहीं होती। मोर ओवर, नीति आयोग के पास प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोई भी पावर नहीं है। रिसेंटली देखा गया कि नीति आयोग के अंदर भी पॉलिटिसाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि नीति आयोग के पास रिक्वायर्ड पावर नहीं होती जो पॉजिटिव चेंजेस लाने में हेल्पफुल हो। दोस्तों, इन चैलेंजेस के रिस्पेक्ट में पहला सोल्यूशन ये हो सकता है कि नीति आयोग को रिक्वायर्ड पावर्स देनी चाहिए ताकि हमारी कंट्री के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ सके। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि नीति आयोग को एडिक्वेट रिसोर्सेज एलोकेट करने चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। अगला सोल्यूशन ये है कि नीति आयोग को लीगली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर बनाना होगा ताकि नीति आयोग अपने टारगेट्स को विद इन द टाइम अचीव कर सके। इंडियन डेमोक्रेसी के लिए भी इस तरह की अकाउंटेबिलिटी बहुत बेनिफिशियल होगी। साथियों, अगला सोल्यूशन ये है कि नीति आयोग को हमेशा एक नॉन पार्टीसन इंस्टीट्यूशन के तौर पर फंक्शन करना चाहिए। मोर ओवर, नीति आयोग के सभी मेंबर्स को अपनी परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। तो साथियों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम आपके लिए सिंपल वर्ड्स में ब्रेक करेंगे। तब तक आप सब स्टडी IQ जुडिशरी के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।